जनरली आई वाज दैट किड जो थोड़ा सा बहुत पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छा नहीं था, जो बहुत ज्यादा खेल कूद में भी अच्छा नहीं था, तब भी कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा था। दिमाग का दही भी होता है, मजेदार भी होता है, उतना ही रिग्रेस प्रोसेस भी है क्योंकि बहुत मेहनत है। बट वही है कि मेरे हाथ में है, मैं जब तक मैं हूँ तब तक मैं सक्सेसफुल या उस जगह पे पहुंच रहा हूँ। बट अगर मान लो तुम्हें लगता है कि भाई गाड़ी घर ये सब आएगा, नहीं आया तो मेरे को ऑटो में बहुत मजा आता है। बट आइडिया ऑफ जो मैं दोनों चीज बोला आपको कि एक तो सरेंडर और लिमिटलेस, कि मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल है और हो ही जाता है। एक्शन। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एकलव्य टॉक्स। एकलव्य वो होता है जो अपने हुनर को पहचान कर उसे सेल्फ लर्निंग के जरिए तराश कर अपने गोल तक पहुंचता है। तो चलिए मिलते हैं आज एक और एकलव्य से जिनका नाम है निकेतन शर्मा। तो निकेतन, हाय मनीष, वेलकम। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो सबसे पहले निकेतन को थोड़ा जान लेते हैं। तो निकेतन एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और राइटर हैं। निकेतन को 13 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। इन्होंने शुरुआत की दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी प्लेयर्स से, और आज ये बॉम्बे में अलग अलग माध्यमों में काम करते हैं जैसे टीवी, वेब सीरीज़ और फिल्म्स। इसके अलावा निकेतन ने 2 ओरिजिनल नाटक लिखे हैं जिनका नाम है अदरक और फोटोकॉपी। तो निकेतन शुरू करें अंताक्षरी? डन करते हैं। आपका शब्द है च। चटपट। नहीं, मुझे चटपट इसलिए क्योंकि एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। तो च से जैसे आपने बोला कि च कोई शब्द, तो बचपन में क्या होता था ना, कुछ सीक्रेट बात करनी है कुछ और किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो हमारे घर पे कैसे करते थे कि हर एक लेटर के आगे च लगाते थे। अच्छा। तो जैसे अब आपका नाम मनीष है तो चम्मच चनी चश, चक्का चाहा चाहे, तो मनीष कहाँ है? अच्छा। तो इसलिए ताकि कुछ प्राइवेट बात करनी है, सीक्रेट कोड बिटवीन सिबलिंग्स और फैमिली। तो खैर एनीवे, अंताक्षरी हमने इसलिए बोला क्योंकि बचपन में चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो कुछ भी है जैसा भी है वो बचपन की वजह से है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई? तो मैं पैदा हुआ था दिल्ली में। अच्छा। और घर जो है मेरा वो दिल्ली एनसीआर एक साहिबाबाद करके एक जगह है। हाँ। तो वहीं पे मैं बचपन से स्कूल कॉलेज सब वहीं पे मैं रहा हूँ। और आपके घर में कौन कौन है अगर आप बताना चाहें? तो घर पे अभी मेरी मॉम है और भाई है, एक बहन है। मेरे पिताजी जो है वो 8th में था व्हेन ही पास्ड अवे। तो अभी हम 4 लोग घर में। और आपके पिताजी जब थे वो क्या करते थे, या अभी आपकी जो मदर हैं वो क्या करती हैं? तो मॉम मेरी हाउसवाइफ है और पिताजी जो थे वो एडवोकेट थे। सो यू कैन से कि आप एक वकील या एडवोकेट फैमिली से आते हैं। मुझे ये बताओ कि वो मतलब बचपन में वो कौन सा क्षण था जब तुम्हें लगा कि हाँ एक्टिंग जैसी कोई चीज़ की जा सकती है या फिर आर्टिस्ट बना जा सकता है? ऑनेस्टली बचपन में तो कभी दिमाग में नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे या बाद में जाके एक्टिंग करनी है, राइटिंग करनी है। बहुत लेट एक्चुअली मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि जैसे आपने बोला अभी के वकील थे। तो अगर वो वकील थे तो आप समझ सकते हो कि हमारी जो पढ़ाई थी वो भी किस तरफ जा रही थी, कि ऐसा ही कुछ शायद करेंगे। बट जनरली आई वाज दैट किड जो थोड़ा सा बहुत पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा नहीं था और जो बहुत ज़्यादा खेल कूद में भी अच्छा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है जब बचपन में जाता हूँ मैं कि तब भी कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा था। आई वाज नॉट वेरी क्लियर कि करना क्या है। 11th-12th में मैंने कॉमर्स लिया था, इसलिए लिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं CA करूँगा आगे। कर ले तो ज़्यादा बेहतर। ये अभी भी मैं हंसता हूँ और काफ़ी लोग हंसते हैं इस पर। कॉलेज में जब मैं आया तो वहाँ पे हमने BA प्रोग्राम किया इकोनॉमिक्स और फिलोसफी के साथ। तो एक्टिंग की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई फिर? आई वॉज इन 9th एक्चुअली। सो जब मैंने पहली बार नाटक होता क्या है, स्टेज क्या होता है, या ये भी कोई चीज़ है, वो मुझे पता लगा था 9th में। तो मेरे कज़न है वो DU में ही थे एक्चुअली। मनोवृत्ति एक नाटक था जो मैंने रामजस में देखा था, और जब देखा तो मेरे लिए तो बहुत ही नया था। मतलब मैंने कभी नहीं देखा था। फिल्में देखी थी और फिल्में भी वही देखी थी सारी जो टीवी पे आती थी, बाहर भी उतनी फिल्में नहीं देखी। तब मुझे ऐसा लगता है कि सबकॉन्शियसली ना बैठ गया था दिमाग में। मतलब मुझे बताओ, फिल्में तो हम सब ने देखी, इनफैक्ट बचपन में तो हमने फिल्में ही देखी हैं और किया ही क्या तो फिल्में देख हाँ मतलब वो भी है, हमने फिल्में देखी, हम फिल्में देखते थे। फिर तुमने 9th में सडनली नाटक देखा, और फिल्में तो नाटक के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। तो नाटक में ऐसी क्या चीज़ अच्छी लगी? पहली बात तो मुझे लगा कि ये मेरे सामने है। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये तो घूम रहा है, जिंदा है।
मतलब मैं छू सकता हूँ इसको जाके, ये दूर नहीं है। तो वो जो रियल द आइडिया ऑफ कनेक्शन, आई थिंक जब मैं सोच रहा हूँ जो कर रहे हैं वो बिल्कुल मेरे पास है और कुछ है नहीं बीच में, तो वो जो सारे एक्सपीरियंस, तो मुझे लगता है वो बहुत नया था कंपेयर टू जब हम फिल्म में देख रहे थे टीवी पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये मान लूँ कि तुम अपने आप को वो वाला एक्टर नहीं कह सकते जो पैदा होते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक सवाल मैं बस पैदा हुआ था। क्योंकि मैं हर गेस्ट से ये सवाल पूछता हूँ कि भाई एक्टर या आर्टिस्ट पैदा होते हैं या बनते हैं? होते होंगे पैदा, आई डोंट नो, बट बना जा सकता है, मुझे ये है। बट तुम्हारे हिसाब से अभी 13 साल तुम्हें काम करते हो गए, एंड ऑफ कोर्स लेकिन हमारी इस फील्ड के अंदर सीखना तो कभी खत्म होता नहीं है। तो ये जो बनना, तुमने बोला कि एक्टर बन सकते हैं, वो प्रोसेस आसान है या मुश्किल है? कैसी प्रोसेस हो? मुझे ऐसा लगता है सारी चीजें होती है, दिमाग का दही भी होता है, मजेदार भी होता है, उतना ही रिगरस प्रोसेस भी है, क्योंकि बहुत मेहनत है। बट वही है कि मेरे हाथ में है कि मैं इस प्रोसेस को कैसे सोचना चाह रहा हूँ, कैसे इसको लेना चाह रहा हूँ। एक अनश्योरिटी भी है, यू नो, जब आप कर रहे होते शुरू में तो आपको पता नहीं है। मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ या मुझे पता है कि 12th बोर्ड है, तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर 12th बोर्ड, बट यहाँ पे वो कुछ है नहीं, अंत नहीं है। वही बोलूंगा कि उसी वजह से मजा भी है। तो जो एक्सप्लोरेशन वाला जो प्रोसेस है ना, वो आई थिंक अच्छा है। तो ये कब महसूस हुआ तुम्हें कि भाई सीखना चाहिए मेरे को अभी? तो जैसे मैंने बोला कि जो नाटक देखा मैंने 9th में, वो शायद रह गया होगा, और जो एक्चुअली शुरुआत हुई वो मेरी किरोड़ीमल से हुई, जब वहाँ पे जैसे द प्लेयर्स जो सोसाइटी है, तो वो पहली बार था मेरा एक थिएटर की, मैं कहूँगा एक दुनिया में घुसने का जरिया। वो दुनिया, वो सारा मेरे लिए बहुत नया था, बट मैं इसलिए जाना चाह रहा था क्योंकि मैं कभी नहीं किया था वैसा कुछ उससे पहले। तो मुझे बताया था किसी ने कि द प्लेयर्स सोसाइटी है, तो एक बार जाना। तो वहाँ मैं गया, तो ओरिएंटेशन था हमारा, मैं पहुँचा अंदर और मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है, और मैं बैठा हूँ और कम से कम 50 लोग थे, और वो वर्कशॉप के लिए सिलेक्शन होता है, और सब एक एक आके कुछ कर रहे हैं, और मेरे लिटरली पैर ऐसे जो है कांपने लग गए, क्योंकि वो जो काउंटिंग था वो कहीं ना कहीं मेरे पास आ रहा था, और मुझे लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, और खुद से बात कर रहा हूँ कि नहीं 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 नहीं, जा जा जा, कुछ तो कर दे, कुछ तो कर दे। और मैंने कुछ तो किया, आई डोंट नो कि क्या किया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक वहाँ से मुझे एक सीड वो मिल गया था कि यार एक बार तो इसमें ट्राई करना है, यू नो। सो हाँ, जो सीखने की शुरुआत थी वो कहने की वहाँ से हुई। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई, मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें तुमने खुद की, मगर वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को देखते हो और आपको लगता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो जैसे मेरा कज़न है, एक्चुअली उसकी वजह से हुआ क्या कि फैमिली में पता लगा कि ये भी एक दुनिया है, जो बहुत दूर नहीं है आपसे। जैसे मैंने बताया कि स्कूल में मैं वो था जो शायद सबसे पीछे, सबसे चुप, और जो सुन भी नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं सुन रहा हूँ, कहीं कुछ तो सोच रहा है, वैसा था मैं। बट ये जब शुरू हुआ, ये थिएटर शुरू हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं जब घर वापस जाता था ना, तो मैं शायद बेहतर तरीके से बात कर रहा था, या मैं और खुल के बात कर पा रहा था घर पे, या दोस्तों के साथ बैठ रहा था, तो मुझे वहाँ फ़र्क समझ आने लगा। तो मेरे अंदर मैंने चेंजेस देखे ऑनेस्टली। वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि ये शायद मेरे में एक चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस। सो थिएटर एक माध्यम बना उस चेंज का। जैसे सेकेंड ईयर की बात है, मैं कॉलेज में था, तो वहाँ पे क्या होता है, पैसेज लिखने होते हैं ऑडिशन के लिए ना। अब सब देख रहे हैं किताबों में, पैसेज चूज कर रहे हैं, ये वाला पैसेज अच्छा है, ये अच्छा है, और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरे लिए सारे अच्छे थे और सारे बुरे थे। तो एक दिन ऐसे मैंने लिख दिया, मैंने कहा मैं लिख देता हूँ यार, ये तो क्या है, ये तो मैं लिख देता हूँ अभी। तो मैं घर गया, मैंने कुछ तो लिख के और मैं आ गया 2 पैसेज। अचानक से वो पहुँच गया, वही जो ऑडिशन का प्रोसेस होता है उसमें, वो एक मेरा पैसेज किसी एक कैंडिडेट को दिया कि ये इंटरप्रेट करना है। देन आई रियलाइज कि जो शायद मेरे दिमाग में चलता था वो एक मुझे उसका एक जरिया दिख गया कि हो सकता है। मतलब बेसिकली सबको आवाज़ चाहिए, और वो किसी किसी तरह से ढूंढते, मुझे शायद वो यहाँ मिली। तुमने फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली है? हाँ। राइट, थोड़ा उसके बारे में बताओगे? अब मैं उस प्लेयर्स में था, बट जैसे आप बाहर आते हो तो आपका होराइजन एकदम से खुल जाता है। आप और परफॉर्मेंसेस देखते हो, और थिएटर लोग कर रहे हो उनको देखते हो, देन यू रियलाइज कि ये कैसे कर रहा है ये नाटक कैसे बनाया है। फिर मैंने सोचा 1 साल पहले दिल्ली में काम करते हैं, तो मैंने एक्चुअली बाहर काम करना शुरू किया। तो ऑलरेडी बहुत सीनियर्स थे, तो मेरे रहता था कि ये और कहाँ जा रहे हैं, कर तो लिया 3 साल, कोई NSD जा रहा है, कोई FTI जा रहा है, या कोई और बाहर सीखने जा रहा है। तो उस पर मैंने काफ़ी लोगों से बात की थी कि वाई यू आर डूइंग दिस बेसिकली। तो मुझे समझ आया कि जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि ये प्रोसेस
इसका कोई एंड नहीं है। तो तब आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ और है शायद जो कर सकते हैं। वहां से देन आई गॉट टू नो अबाउट ड्रामा स्कूल मुंबई। बट जैसे ही पता लगा ड्रामा स्कूल 1 साल का है, तो पता नहीं अचानक से लगा कि शायद यही वो जगह है, क्योंकि मेरे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, कितना समय मैं दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फैमिली सिचुएशन। तो मुझे लगा कि दिस इज अ परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर मी। ड्रामा स्कूल ने तुम्हें सबसे बड़ी चीज़ क्या दी? बहुत चीज़ें है वैसे तो, अगर ड्रामा स्कूल की बात कर रहे हैं तो, लेकिन 2 चीज़ें मुझे बहुत टॉप ऑफ द माइंड दिमाग में आती है। पहला ये कि सरेंडर, मतलब किसी भी सिचुएशन में मैं जहाँ भी हूँ, आप उसको सवाल भी तब कर सकते हो जब आप सरेंडर करोगे अपने आप को। क्योंकि अब क्या है ना, कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, कोई टेक्स्ट पढ़ा हमने, ठीक है उस पर हम बात करेंगे और सारी चीज़ें होगी, बट एक बार जब आप फ्लोर पे जाते हो ना और फ्लोर पे जाके एक्चुअली करते हो तो बहुत जवाब तो आपको मिल ही जाते हैं, बिकॉज अब आपका सिर्फ दिमाग नहीं बॉडी भी काम कर रही है। तो आई थिंक वो सरेंडर अगर मैं बोलूँ तो वही है कि जो सिचुएशन है उसमें अपने आप को बेसिकली टाइम दे दो उसमें और उसमें चले जाओ। और दूसरा एक है लिमिटलेस। अब इसमें ये इसलिए क्योंकि ड्रामा स्कूल में लास्ट में क्या होता था, आपको अपना पीस बनाना है खुद का, जिसमें साउंड हो चाहे प्रोडक्शन हो लाइट हो, वो आप ही के जो बैच के लोग हैं वही कर रहे होते हैं। अब हो क्या गया कि उसमें 2 एक्टर्स थे, तो उनके साथ मैं कर रहा हूँ और अगले दिन है शायद परफॉर्मेंस, जब सब आने वाले हैं और प्रेशर है कि खुद कर रहे हैं, और मैं आखिरी दिन तक ऐसे बैठा हूँ कि यार ये हो नहीं रहा, कुछ तो मिसिंग है। मेरी फैकल्टी है, उन्होंने बोला कि जस्ट टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा चिल करो है ना, तो बैठो और फिल्म बताई मेरे को एक लिमिटलेस। क्या वो देखो, अब वो फिल्म बहुत अलग है, ऐसा नहीं कि वो इससे रिलेटेड कुछ भी है, बट वो एक तरह से मेटाफोरिकली मेरे दिमाग में रह गया वो फिल्म का नाम। क्योंकि जब मैं देखा वो, जब मैं आया तो मेरे को अचानक से मेरे बैचमेट ने बोला कि यार एक काम करना, ये कास्टिंग को उल्टा कर देना, ये जो कर रहा है एक्टर और ये दूसरा है, इनको स्वाइप कर दे बेसिकली। मैंने कहा भाई कल है, कैसे होगा, ये होगा एंड आई डिड इट। और फिर हमारे पास शायद 5 घंटे थे, बिकॉज वो एक्चुअली काम करने लग गया था। तो वहाँ से मुझे वही लगा कि अंत नहीं है। अब मैं उसके बाद ये हुआ कि कितना भी देर अगर कुछ काम करना है, कितना भी सोचना है किसी चीज़ में, दैट आई कैन डू बिकॉज ऑफ DSM। तो आज जब तुम अपनी पूरी जर्नी देखते हो, अभी तक की जर्नी, जो सबसे बड़ी अड़चन अगर मैं पूछूं तुमसे, क्या रही तुम्हारी जिंदगी में? तो जब 3 साल हो गए, मैंने कहा जो सीखा है उसका क्या करूं मैं, सब कर रहा हूँ और चीज़ें कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पा रहा मैं। और वहाँ पे इतना हो रहा था कि फ्लोर पे करके देखो, बट अभी हो ही नहीं रहा है वो। और ऑडिशन भी मैंने सबको मैसेज दे रहा हूँ कि कुछ बन रहा है, कुछ नाटक बन रहा है, बट कहीं से भी कुछ हो नहीं रहा। तो मैंने सोचा ठीक है मैं खुद ही कुछ करता हूँ। मतलब तुमने ठान लिया कि मैं खुद एकलव्य बनना पड़ेगा, कह सकते हो। तो वहाँ पे मुझे आइडिया है कि ठीक है मैं ना कुछ अपने लिए बनाऊंगा, बस मैं सोलो एक नाटक बनाऊंगा खुद के लिए, और कोई नहीं होगा उसमें, ताकि कोई ऑडियंस में भी आए ना तो ना चाहते हुए भी अच्छा हूँ बुरा हूँ जैसा भी हूँ मेरे को देखेंगे बस। बट धीरे धीरे लगा कि नहीं, शायद वो जो नाटक लिखा था वो बड़ा है, भोलापन कह सकते हो, उससे शुरू किया था कि अब सिर्फ मुझे देखेगी दुनिया और मैं करूँगा। बट कहने की नाटक फिर बड़ा हो गया, वो किरदार बड़े हो गए, देन फिर 2 कैरेक्टर और आ गए उसमें, देन वहाँ से फिर उस नाटक की जर्नी हुई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज था मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो पहला शो फिर हमने ड्रामा स्कूल में किया था। वो छोटा सा मैं किस्सा बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो लोग एक्चुअली सोच रहे हैं ना बनाने के लिए, शायद उनको थोड़ा सा हौसला मिल जाए कि वो बना पाए। क्योंकि मुझे याद है जब हम ड्रामा स्कूल में ओपन कर रहे थे, आई थिंक 21 जून अगर मैं सही हूँ, तो शो था और बहुत लोग बारिश में वैसे ही नहीं आ पाते, और जनरली बॉम्बे अब जानते हो उस टाइम पे इच्छा भी है तो भी नहीं निकल पाते। और मैं शो कर रहा हूँ और शो से पहले जो को डायरेक्टर है मेरे पास आते हैं कि यार उसको ना इतने पैसे देने हैं, और मैं एक्टिंग भी कर रहा था उसमें। तो मैंने कहा अरे ठीक है भाई दे देंगे, अभी पहले करे तो नहीं। वो लाइट्स वाले कह रहे हैं और नीचे वो चाय वाला बोल रहा है कि उसको रुक जा भाई, कुछ कर लेंगे कुछ। और उस दिन आई थिंक इट वाज हाउसफुल और 70 लोग आए थे। जहाँ से पहले मैं गया हूँ तो नए नए शो शुरू हुए थे वहाँ पे होने, तो मैंने 15 लोग 20 लोग 25 लोग देखे थे। देयर वर 70 पीपल अराउंड, और वो देख के ऑलरेडी मैं ऐसा हो गया कि चलो ठीक है कुछ सही हो रहा है शायद। फिर शो ख़त्म हुआ और दोबारा आया वो कि भाई वो लाइट्स वाले ना वो चाय वाला मांग रहा है। एंड ट्रस्ट मी, टिकट का पैसा आया, टिकट का पैसे में से वो एग्जैक्टली जो पैसा देना था वो उनको दिया हमने, और जो बच गया उसका हमने बाद में डिनर करा जो भी है। बट
बट आइडिया ऑफ जो मैं दोनों चीज़ बोला आपको, ड्रामा स्कूल जो बात आई कि एक तो सरेंडर और लिमिटलेस, और कॉलेज में मेरे क्लियर होना प्लेयर्स में कि मुझे एक करना है, ये सारी चीज़ें मिला के मुझे ऐसा लगता है वो फाइनली जब हुआ ना, जिस चीज़ पे शायद मैं चल रहा था वो फाइनली इट हैपेंड कि हो गया ना शो। बट वही है कि मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल है और हो ही जाता है। सो आई थिंक अगर किसी के दिमाग में आइडिया है तो फिर उसको बढ़ना चाहिए उसकी तरफ करने के लिए, जो काफ़ी नए लोग कर रहे हैं, एंड आई एम ग्लैड एंड हैप्पी दे आर डूइंग इट। बिना ये सोचे कि भी आप फेल हो गया पास हो गए, कर लो, करने के बाद समझ में आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। पहला ऑडिशन याद है तुम्हें? आई डोंट नो किसका ऑडिशन था, बट जब मैं गया ऑडिशन चल रहा, कोई तो ऐड का ही था और जब दे रहा था तो मेरे लिए तो थिएटर ही था। तो अभी तो मैं तो इधर भी कर रहा हूँ, उधर भी बात कर रहा हूँ, इधर भी कर रहा हूँ, कहीं भी घूम रहा हूँ, कहीं भी मुड़ रहा हूँ, बट फिर अचानक से बोलते नहीं आपको बस उधर इमेजिन करना है और वहाँ देखना है और वहाँ कोई खड़ा है, इमेजिन कर लो कि कोई वहाँ खड़ा है और बात करना। तो वो मेरे लिए टफ हो गया था शुरुआत में, क्योंकि ट्रेनिंग ने हेल्प किया मुझे, बट कहीं ना कहीं जैसे मुझे ऑडिशन आया, कैमरा आया, मुझे बोला कि थोड़ा सा समेट दो चीज़ों को, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा था शुरुआत में। और मैं डरा हुआ था ही, क्योंकि सीधा जब जा रहे हैं और आपको बोल दिया जा रहा है कि आप यहाँ क्यों हैं, आप तो फिट ही नहीं है, आप तो और फिट नहीं है, तो मुझे सच में ऐसा लगता था शुरुआत में ना कि शायद मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें वो फिजिकली जज कर रहा है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था। अभी तो किया, इतना तो किया ड्रामा स्कूल में, इतना ट्रेनिंग, मुझे लगा और फिट होना पड़ेगा शायद, बट धीरे धीरे समझ आ गया अच्छा फिट और नॉट फिट का फिट नॉट फिट मतलब कि आप कैरेक्टर के लिए फिट या नॉन फिट? हाँ, कैरेक्टर के लिए फिट नहीं हो शायद जो हम देख रहे हैं, बट मैं उसको पर्सनली ले रहा था कि मुझे अभी फिट होना पड़ेगा शायद। क्या फर्क समझ में आता है अभी फिल्म और थिएटर में? तो जो तैयारी का काम है मुझे लगता है वो सिमिलर है, चाहे मैं किसी नाटक के लिए कोई किरदार बना रहा हूँ या फिर मैं फिल्म के लिए। मीडियम बदलने से जब एक्चुअली हम फ्लोर पे हैं तब चीज़ें बदल रही है। तो बेसिकली क्या है ना, डिग्री का फ़र्क है कि मैं कितना लाउड करना है, कितना कम करना है, क्योंकि अगर मैं थिएटर कर रहा हूँ तो पीछे शायद 500 सीटर है, तो पीछे भी कोई बैठा हुआ है, मुझे उस तक भी आवाज़ पहुँचानी है। लेकिन कैमरा तो यहीं है, तो मुझे आवाज़ भी जो है या फिर मैं जो एक्शन भी है मेरे, वो शायद उतना ही पकड़ लेगा कैमरा, तो मुझे शायद बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि डिग्री उस सेंस में फ़र्क है। बाकी जो पीछे की तैयारी की हम बात कर रहे थे वो कहने के मेरे लिए सिमिलर है दोनों जगह पे। एक बार जी थिएटर के लिए सिने प्ले मैं कर रहा था, तो महेश दत्तानी का प्ले है फाइनल सॉल्यूशन। तो फिल्मिस्तान है कोई तो स्टूडियो में हो रहा था, और अचानक से, और रिहर्सल किया हमने 1 महीना। अच्छा। अब रिहर्सल तो नाटक की तरह कर रहे हैं, लेकिन वो था सिने प्ले, और पहला मेरा कुछ ऐसा कैमरा पे मैं कर रहा था, अचानक से सारी लाइटें बंद हुई और इतना बड़ा कैमरा मेरे ऐसा चेहरे पे आके सामने बिल्कुल यहाँ लग गया, और एक स्पॉट आता है मेरे ऊपर, और लिटरली जो प्लेयर्स का ऑडिशन था ना, जब मैं बोल रहा था मेरे पैर हिल रहे थे, एग्जैक्टली फेल्ट सेम थिंग दोबारा। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, बिकॉज वो बहुत नया था मेरे लिए। अब मुझे हाथों का काम ही नहीं है वहाँ पे, मुझे सब यहाँ पे दिखना चाहिए फिर। So, तुम्हारा क्लोजअप लगाया होगा? एग्जैक्टली, क्लोजअप लगा दिया, अब सब यहाँ पे दिखना है। तो आई थिंक वो वहाँ मुझे फिर फ़र्क समझ आ रहा था कि अच्छा ठीक है, अभी ये सब जो भी हाथों का एनर्जी है, जो भी वो सब आंखों में आना चाहिए, चेहरे पे आना चाहिए। तो वो जो अडेप्टेशन की हम बात कर रहे हैं, वो आई थिंक एक मेजर फ़र्क है थिएटर और फिल्म में। तुम्हारा फेवरेट क्या है, फिल्म या थिएटर? ये तो वैसा हो गया कि भाई पसंद है कि बहन पसंद है, कौन ज़्यादा पसंद है? कई बार जैसे मैं नहीं, बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कैमरा जब मैं कर रहा हूँ, मैं शायद थोड़ा और लालची होता जा रहा हूँ उसकी तरफ। कैमरा की तरफ, क्योंकि मैं शायद और समझ रहा हूँ अभी उसको। तो जितना मैं और समझ रहा हूँ उसको, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मज़ा आ रहा है यार, ये सही है ये भी। बट अभी भी अगर कोई पूछता है तो मेरे को अभी भी जब मैं फिल्म देखता हूँ और जब थिएटर में जब डार्क होता है और जब खुलता है ना, लाइट आती है, वो मेरे लिए अभी भी मैजिक जो है ना, वो अभी भी थिएटर में बरकरार है। क्या है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कॉन्सेप्ट है अच्छी एक्टिंग और बुरी एक्टिंग, तो तुम्हारे हिसाब से ऐसा कुछ होता है कि अच्छी एक्टिंग बुरी एक्टिंग होती है? जब भी ऐसी बात आती है, मुझे लगता है कि मान लो किसी को कोई सीन दिया है कि आपको आके यहाँ पे बस पानी का गिलास रखना है, किसी भी एक्टर को बस एक ही एक्शन है कि पानी का गिलास रखना है। बात है कि वो चॉइस क्या कर रहा है उसमें। तो मेरे लिए चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, जो एक्चुअली उस एक्टर को या फिर उस परफॉर्मेंस को मेरे लिए अच्छा है बुरी बनाता है। कि उस पानी के गिलास को, अरे यार ये बहुत इंटरेस्टिंग था यार, वो जैसे रखा ना उसने, जैसे वो एंट्री ली, उतना ही है मेरे लिए।
अब वो कोई भी कर सकता है विद द ट्रेनिंग और विद द ऑब्जर्वेशन या जितना एक्सपीरियंस है उनके पास, बट चॉइस एक मेरे लिए ऐसा वर्ड है, मतलब वो बनाता है एक्चुअली कि वो कितना अच्छा है बुरा है, बट मेरे लिए होता है सिचुएशन जो है। हाँ। उसमें रहते हुए, हाँ। उस दायरे में रहते हुए कौन कितना उसको अलग तरीके से कर रहा है, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं दायरा है कि अच्छा किया है बुरा किया है। ठीक है, इस बिजनेस के पर्सपेक्टिव से तुम 3 चीज़ कर रहे हो, तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम डायरेक्ट भी करते हो थिएटर के अंदर, तुम लिखते भी हो, और अब तो तुम नाटक के अलावा भी तुम लिख रहे हो प्रोफेशनली। तो इन तीनों में से तुम्हारा कोई एक फेवरेट चीज़ है या तीनों ही एक लेवल पे है? मतलब शुरुआत में क्या होता है ना, ये बहुत ही बेसिक एक चीज़ है जो बहुत लोगों को लगता है जब नए आते हैं कि है ना कैमरा पे जाएंगे लोग देखेंगे। सिंपल है, एक्टिंग ऐसी चीज़ है ना, सबसे पहले लालच आपका उधर ही आता है। तो मैं भी वैसे ही कि यार राइटिंग ठीक है जो भी है, बट अभी सीरियस तरीके से मैं ढूंढ रहा हूँ अपना। बट कहने के मुझे अभी तक मैं वहाँ हूँ कि मुझे कहानी कहनी है। अगर मैं उसको एज एन एक्टर कह रहा हूँ तो अच्छा है, अगर मैं सिर्फ लिख के कह पा रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छा है। बट समवेयर आई एम फाइंडिंग कि मैं एक वो स्टोरी टेलिंग वाले जोन में हूँ। आई थिंक बहुत जल्दी होगा मेरे लिए अभी। नहीं, मैंने इसलिए पूछा, कई बार होता है कि आपके पास हैं अलग अलग तरह के टैलेंट, बस शायद एक टैलेंट आपका ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको खुद लगता है कि मैं इस वाले में मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, इसमें मुझे शायद थोड़ी और सीखना है। एग्जैक्टली। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जैसे मुझे अभी लगता है कि एक्टिंग जब भी मैं और कर रहा हूँ अभी काम, तो मुझे और ज़्यादा ऐसा लगता है कि आई रियली हैव टू लर्न। अच्छा। राइटिंग पे अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ज़्यादा भरोसा है या थोड़ी ज़्यादा खुद को ऐसे पकड़ लगती है। बट एक्टिंग जैसे जैसे मैं और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अभी तो और बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना है। उस सेंस में आई एम मोर कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स राइटिंग। निकेतन, तुम सेल्फ डाउट किसी भी कारण से हो सकता है, ऐसे ही ऐसे ही तो खैर होता ही है। तो रिजेक्शन, सेल्फ डाउट, ये जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं जो बहुत बड़ा हिस्सा हैं हमारे एक्टर होने या आर्टिस्ट होने का, कैसे डील करते हो उससे? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि ये सारी चीज़ें नेगेटिव है। मैं कहीं ना कहीं मेरे लिए वो सेल्फ डाउट होना मतलब कि मैंने कुछ या तो अच्छा देखा है या कुछ परफॉर्मेंस अच्छा देखा है या फिर मैं और अच्छा हो सकता हूँ इसलिए डाउट हो रहा है, यू नो। तो मेरे लिए कभी भी ये नेगेटिव नहीं है। या फिर दूसरा है कि लो फील कर रहे हो या फिर रिजेक्शन होते हैं बार बार, मतलब अभी तो आदत ही हो गई थी एक टाइम के बाद। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है सो दैट यू कैन कम बैक, तो आप सोच पाओ कि अभी और क्या बेहतर हो सकता है, आप वापस खड़े हो पाओ। ले दे के पर्सपेक्टिव ये जो मैंने बोला कि आप इन चीज़ों को कैसे ले रहे हो, मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है। और अगर ये हो रही है तो मतलब आप सही दिशा में हो, सही डायरेक्शन में हो। मैं इनको गलत नहीं कहता। और सफलता के क्या मायने तुम्हारे लिए? जो मैं कर रहा हूँ वो मैं करता रहूँ, सिंपल है, बस इतना ही। जो शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि खुद को लेके मैं सोचता हूँ कि कुछ तो हूँ मैं, सो दैट मैं ये सब कर पाऊँ। तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी होना, पैसा होना, ये कहीं ना कहीं मैंने दिमाग में अपने बनाया हुआ है। अब वो बबल कह लो जो भी, कि मुझे पता है तो आएगा ही। वो कहीं ना कहीं अपना आपको आश्वासन दिया हुआ है। बट करंटली क्योंकि जब आप प्रेजेंट में हो, जब आपको आगे बढ़ना है, उसके लिए 2 चीज़ें मेरे को चाहिए। वो ये है कि जो मैं कर रहा हूँ लाइफ में भी, काम वाइज भी, और जनरली जो चॉइसेस मैं कर रहा हूँ वो मैं कर पाऊँ जो मुझे करनी है। और दूसरा ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ वो जितना रिटेन रह पाए मेरे साथ, तब तक मेरे को लगता है कि मैं जब तक मैं हूँ तब तक मैं सक्सेसफुल या उस जगह पे पहुँच रहा हूँ। बट अगर मान लो हाँ, तुम्हें लगता है कि भाई गाड़ी, घर, ये सब आएगा, नहीं आया तो मेरे को ऑटो में बहुत मज़ा आता है। और नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि पूछना भी जरूरी है कि अगर वो नहीं हुआ तब भी एक्टर, राइटर, डायरेक्टर रहोगे। हाँ, मतलब इसमें कम से कम ये है कि मैं वो तो कर रहा हूँ जो मेरे को करना है। शायद वर्जन बदल जाएंगे, छोटी जगह कर रहे होंगे, बड़ी जगह की जगह, बट कर यही रहा हूँ मैं। तो वही है। तो निकेतन, हम एक छोटा सवाल पूछना चाहूँगा कि किसी भी आर्टिस्ट या एक्टर के लिए पढ़ते रहना, कुछ देखते रहना, वो कितना ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर एक्टर ना खुद को तो बहुत देखता है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है या फिर खुद के बारे में बहुत सोचता है, यू नो। वो इसलिए भी बिकॉज मजाक से हटके भी कि क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व होते हैं ना अपनी जर्नी में, तो कॉन्स्टेंटली खुद का चल रहा होता है कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। बट थोड़ा सा ताकि अब अपने से या थोड़ा बाहर देख पाए, तो मुझे लगता है उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। और पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है सो दैट प्रेजेंट में क्या चल रहा है हमारे और पास्ट में हुआ क्या है। किताबों के ज़रिए हमें ये भी पता लगता है कि पीछे क्या हुआ है या आगे क्या होने वाला है।
तो मैं जब किसी से बात भी कर रहा हूँ या मैं कुछ डिस्कशन भी चल रहा है, तो मैं सिर्फ जो अभी हो रहा है मतलब वो सोच के सिर्फ बात नहीं कर रहा, कि मेरे पास रेफरेंस है कि अभी जो हो रहा है ना वो पहले भी हुआ है कुछ, तो मेरे पास वो पर्सपेक्टिव भी है, ये भी है, सो दैट जब मैं बात कर रहा हूँ किसी से तो मुझे दोनों चीज़ें पता है। तो आई थिंक इसलिए किताबें पढ़ना ज़रूरी है, और फिल्में देखना या नाटक देखना वो इसलिए ताकि और आप क्या कर सकते हो और बेहतर क्या कर सकते हो, या फिर आपको जो नहीं करना है वो भी आप, क्योंकि बहुत ऐसे नाटक भी देखे, फिल्में भी देखी जो देख के आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं करना मुझे लाइफ में। तो वो भी होता है। सो विल गेट मोर क्लैरिटी आई थिंक, और मतलब अपने से बाहर आप शायद और चीज़ों को समझ पाओ। तो इसी बात पे हाँ। कोई एक अच्छी किताब आप रिकमेंड करना चाहेंगे? तो एक दो राइटर है जो, जैसे मेरे को पोइट्री बहुत पसंद है, हिंदी कविताएं, मैंने बीच में बहुत स्टोरी टेलिंग और पोइट्री किया था, तब मैंने बहुत कविताएं पढ़ी थी। तो उनके दो, एक मंगलेश डबराल की एक कविता है पुनर्रचना है, अच्छा, तो वो मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा केदारनाथ सिंह एक राइटर है, वो मुझे बेहद पसंद है। विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, और क्योंकि बहुत कंटेम्प्रेरी राइटर है, बहुत लेटली काफ़ी इनकी मैंने चीज़ें पढ़ी हैं। या उसके अलावा आज भी आउटसाइडर करके जो एल्बर्ट कामू का किताब है, वो आई थिंक उसका जब मैंने ओपनिंग लाइन पढ़ा था तो मैं रुक गया था वहीं, और मुझे लगा क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था कि माय मदर डाइड आई डोंट नो यस्टरडे और डे बिफोर, मैं फिर आगे तो नहीं पढ़ पाया। मैंने कहा ये अपने आप में लाइन बहुत अनकंफर्टेबल थी, बहुत डिफिकल्ट था। आई थिंक ये एक किताब है जो मुझे बेहद पसंद है। अच्छी फिल्म कोई? बहुत सालों बाद मैंने अभी एक फिल्म देखी है जॉयलैंड, जो आई थिंक वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट। अभी तो जब मैंने देखा तो अभी भी मुझे याद है, देखने के बाद मैं ना मूव कर पाया था ना मैं हिल पाया था, मैं वहीं था। एंड बहुत सालों बाद ऐसी कुछ राइटिंग देखने को मिली मुझे। एक और फिल्म है द बैंशीज ऑफ, व्हिच इज इन द ऑस्कर बेस्ट, इनेशरीन और ऐसे करके एक फिल्म है। वो लाइक बहुत सिंपल प्रोमाइस है कि एक दिन दोस्त ने बोल दिया कि अब और बात नहीं करने आगे और रिश्ता नहीं रखना बस, और उस पर पूरी फिल्म उन्होंने बनाई। पुराने में तो मुझे अडेप्टेशन जैसे मकबूल मुझे बहुत पसंद है, बहुत सुंदर अडेप्टेशन है। तो ये कुछ फिल्में हैं। कोई परफॉर्मेंस मकबूल की अगर बात करूँ तो मुझे जो इरफान साहब ने उसमें किया है वो आज भी मेरे लिए बहुत फेवरेट परफॉर्मेंस है। या फिर द वेल करके भी एक फिल्म आया, तो वो परफॉर्मेंस जब देखा मैंने तो मैंने कहा ये कैसे होगा। ये डायरेक्टर, हाँ, एक डेविड फिंचर है जैसे, मुझे उनकी फिल्में काफ़ी पसंद है। ओके। एक्टर बहुत है इंडिया में, तो मुझे काफ़ी लोग पसंद है, जैसे फाद फाजिल मुझे बहुत पसंद है। मलयालम काफ़ी फिल्में उनकी मैंने देखी है। या फिर यहाँ पे इरफान साहब मुझे बेहद पसंद है, सोया, ये कुछ लोग हैं। तो काफ़ी अच्छी रही बातचीत हमारी आपस में। हम नॉर्मली ये जो बातचीत का सिलसिला है इसको हम ख़त्म करते हैं एक टैलेंट चेक से। अच्छा, देखो तुम अपने आप को टैलेंटेड मानते हो, तो ऐसा कह रहे हैं लोग। तो थोड़ा सा प्रमाण देख लिया जाए उसका। तो तुमने जैसे कहा कि तुम आजकल कविताएं पढ़ते हो या कहानी सुनाते हो, तो कोई एक कविता तुम शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? एक्चुअली अभी मैं बात कर रहा था पुनर्रचना जो मंगलेश डबराल ने लिखी है, तो वो मुझे पसंद है, तो मैं वो फ़ोन से पढ़ के और फिर सुना सकता हूँ। तो कविता का नाम है पुनर्रचना है, जो मंगलेश डबराल जी ने लिखी है। शुरू ऐसे होता है कि ये कविताएं पहाड़ के दूर दराज क्षेत्रों के ऐसे लोकगीतों से प्रेरित है जिन्हें लोक कविताएं कहना ज़्यादा सही होगा, पर ये उनके अनुवाद नहीं है। तुम्हें कहीं खोजना असंभव था, तुम्हारा कहीं मिलना असंभव था। तुम दरअसल कहीं नहीं थी, न घर के अंधेरे में न किसी रास्ते पर जाती हुई। तुम न गीत में थी न उस आवाज़ में जो उसे गाती है, न उन आँखों में जो सिर्फ किन्हीं दूसरी आँखों का प्रतिबिंब है। तुम उन देहों में नहीं थी जो कपड़ों से लदी होती है और निर्वस्त्र होकर डरावनी दिखती है। तुम उस बारिश में भी नहीं थी जो खिड़की के बाहर दिखाई देती है निरंतर गिरती हुई। मैंने देखे 2 या 3 रंग, मैंने देखी हल्की सी रोशनी जो लगातार पैदा होती थी। मैंने देखी एक आत्मा जो कांपती सांस लेती थी। मैंने देखा तुम आती थी मेरे स्पर्शों में से निकलकर। इस तरह मैंने तुम्हारी कल्पना की ताकि दुख से उबरने के लिए प्रार्थनाएं न करनी पड़े। मैंने तुम्हारी कल्पना की ताकि नींद के लिए अंधेरे की कामना न करनी पड़े। मैंने तुम्हारी कल्पना की ताकि तुम्हें देखने के लिए फिर से कल्पना न करनी पड़े।
रात में खुलता है पहाड़ का दरवाज़ा, रात में खुलती है पहाड़ की खिड़की, वहाँ से प्रवेश करता है प्रेम। दिखते हैं कुछ और दरवाजे, दरवाज़ों के आगे दिखती है कुछ और खिड़कियाँ, खिड़कियों के आगे। तुम्हारे लिए आता हूँ मैं इस रास्ते, मेरे रास्ते में है तुम्हारे खेत, मेरे खेत में उगी है तुम्हारी हरियाली, मेरी हरियाली पर उगे है तुम्हारे फूल, मेरे फूलों पर मंडराती है तुम्हारी आंखें, मेरी आंखों में ठहरी हुई तुम। तुम्हारे चेहरे पर एक पेड़ की छाया है, तुम्हारे चेहरे पर एक पहाड़ की छाया है, तुम्हारे चेहरे पर एक चंद्रमा की छाया है, तुम्हारे चेहरे पर छाया है एक आसमान की। प्रेम होगा तो हम कहेंगे कुछ मत कहो प्रेम होगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, प्रेम होगा तो चुप होंगे शब्द, प्रेम होगा तो हम शब्दों को छोड़ आएंगे। अरे रास्ते में पेड़ के नीचे, नदी में बहा देंगे, पहाड़ पर रखाएंगे, पत्थरों के भीतर छोड़ दो हमारे सिहरते शरीर, आत्मा अपने आप जन्म लेगी। जैसे वो आग जिसे हमने पैदा किया था जब वहाँ 2 पत्थर थे। आंधी में लगातार आते हैं तिनके, धीरे धीरे घोंसला बनता है। तुम्हारी देह में उड़ती 2 चिड़िया सो जाती है चुपचाप। चुंबन, चुंबन एक दिन तुम्हारे सामने कागज पर एक कविता बनेंगे, कविता एक दिन चुंबन बन जाएगी कागज से उठकर। कौरे, क्या तुम छटोगे ताकि मुझे दिख सके तुमसे ढका हुआ मेरा पहाड़? पहाड़, क्या तुम झुकोगे ताकि मुझे दिख सके तुम्हारी ओट में छिपा हुआ मेरा प्रेम? रात 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 किसी किनारे से नदी के बहने की आवाज आती है। अकेला मैं उठता हूं, एक गिलास पानी पीकर सो जाता हूं। मैं सोचता रहा और दूर चला आया, मैं दूर चला आया और सोचता रहा। तुम सोचती रही और दूर चली गई, तुम दूर चली गई और सोचती रही। इस तरह हमने दूरियां तय की। जब बर्फ गिरेगी और सन्नाटा होगा, हम कहेंगे ये प्रेम है। जब बर्फ पिघलनी शुरू होगी जंगल में, हम कहेंगे इतनी थी इसकी उम्र। 4 बार हमें भूख लगेगी, 5वीं बार हम कुछ खा लेंगे। 4 बार प्यास लगेगी, 5वीं बार हम पानी पी लेंगे। 4 बार हम जागते रहेंगे, 5वीं बार आ जाएगी नींद। आधा पहाड़ दौड़ाता है, आधा दौड़ाता है हमारा बोझ, आधा प्रेम दौड़ाता है, आधा दौड़ाता है सपना, दौड़ते हैं हम। बाहर एक बांसुरी सुनाई देती है, एक और बांसुरी है जो तुम्हारे भीतर बजती है और सुनाई नहीं देती। एक दिन वो चुप हो जाती है, तब सुनाई देता है उसका विलाप, उसके छेदों से गिरती है राख। क्या बात है। तो ये शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच निकेतन जी। आज समय देने के लिए, बात करने के लिए। बहुत सारी नई बातें पता लगी तुम्हारे बारे में, तुम्हारा जीवन संघर्ष के बारे में नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि सबसे पहले तो क्योंकि आप भी ना बात करते हुए बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं सोचते, जब आगे चले जाते हो और चीज़ें कर रहे होते हो। तो जैसे मुझे हमेशा एक चीज़ पसंद है कि 2 चीज़ें मुझे जो लेके मैं चलता हूँ, कि एक तो रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, कि शुरू क्यों किया था, और टू रीच समवेयर यू हैव टू लीव फ्रॉम समवेयर। तो आई थिंक जो शुरू क्यों किया था वो मुझे आज इन बातों से मुझे वापस से याद आ गया, तो उसके लिए थैंक यू। नहीं, आई एम श्योर, डेफिनेटली। आई थिंक हमारे इस एपिसोड को देखने वालों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में खुली होंगी और नए पर्सपेक्टिव मिले होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये एपिसोड देखने के लिए। तो अगर आप निकेतन जैसे दूसरे और एकलव्यों से मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल जिसका नाम है बी एकलव्य। और अगर आप निकेतन की तरह अपनी क्रिएटिव जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट www.eklavya.art। और अगर आज की ये बातचीत आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो स्टार्ट योर जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी टुडे। बी एकलव्य। बी एकलव्य।